नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भारत के भौतिक स्वरूप, भारत का नदी तंत्र, फिर वनस्पति, फिर उसके बाद मृदा को पढ़ाया था, उसके बाद आज हम भारत की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। जो कृषि एक टॉपिक है, बहुत ही व्यापक है। स्नातक स्तर पर इसकी पढ़ाई होती है। यह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत सारे क्षेत्र समाहित हैं। पूरा पशुपालन समाहित है। इसमें विभिन्न सारे सेक्टर, अलग अलग विटीकल्चर, सेरिकल्चर, सबकी स्टडी समाहित। लेकिन हमको इतना नहीं पढ़ना है। हमको एग्जाम की दृष्टि से जो है कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं परंपरागत रूप से या पूछे जाने की संभावना है, उन पर जोर देना है, उनको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कृषि के बारे में थोड़ा जानेंगे। भारत ने सदियों से ज्ञान, संस्कृति, इन सभी में अपना परचम लहराया है, इसीलिए जगत गुरु भी रहा है। उसने संपूर्ण कुटुंब में रहन सहन, खाने पीने, इन सब में एक नई दिशा दी है। इसी दिशा में सबसे प्राचीन समय में चले जाएंगे जो पाषाण काल था। उसमें भी खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल जैसी फसलों का जिक्र होता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाएंगे तो उसमें भी कपास की खेती हुई, जिससे कि रेशे बने। रेशे से क्या हुआ? वस्त्र का निर्माण हुआ। कह सकते हैं कि भारत ने तन ढकने के लिए सर्वप्रथम सभी को वस्त्र दिए। तो आप समझ सकते हैं यह सभी फसलें किससे मिली? कृषि से मिली। तो भारत की कृषि कितनी प्राचीन है और कितने प्राचीन समय से प्रधान रही है। इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ की 50% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। उसका जीविकोपार्जन, उसकी जीविका कृषि पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में भारत का कृषि सेक्टर जो है एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन विडंबना यह है कि भारत में जो कृषि प्रधान देश है, यह कृषि प्रधान देश उन किसानों के कारण बना है, लेकिन उनकी ही उपेक्षा हो रही है। उनको ही हाशिए पर रखा जा रहा है। लेकिन विभिन्न सरकारें आई, उन्होंने अपने अपने दृष्टि से बहुत सारी योजनाएं चलाई जो कि उनको लाभान्वित कर सके, लेकिन रियल में उनको उस स्तर तक लाभ नहीं पहुंचा है। तो भारत का कृषि सेक्टर अभी जो विकसित देश हैं उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि इस पर प्रयास निरंतर जारी है। आज हम उसी कृषि पर बात करते हैं। भारत की कृषि भारत की कृषि कृषि में क्या है? फसल, इसका मुख्य, इसमें दो चीजें कृषि में। एक तो किसान भाई का रोल रहता ही है, किसान, और दूसरा फसल। बिना फसल की कृषि का कोई मतलब ही नहीं। यही जो है फसल को उगाता है, उस पर मेहनत करता है। एक नागार्जुन की कविता थी, उन्होंने बहुत अच्छी मार्मिक उसमें लिखा है, फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, काली भूरी संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, जो हवा की थिरकन है उसका संकोच है। तो इस प्रकार उन्होंने कृषि पर जो अपनी कविता लिखी, काफी बेहतरीन है कविता। वह भारत के भौतिक प्रदेश, भारत किसान, भारत की जो जलवायु कारक है, उन सबको समाहित ये कविता करती है। भारत का नदी तंत्र, इस तरीके से कविता बनी है। चलिए हम देखते हैं कृषि में हमें पढ़ना क्या क्या है। कृषि में क्या हमें देखना है? फसल हम पढ़ेंगे, फसल। इसी में फसल के बाद जो उनमें विविधताएं हैं, झूम खेती जैसे है, स्थानांतरित कृषि, कुछ स्पेशल चीजें, स्थानांतरित कृषि, इस पर चर्चा करेंगे। जो हरित क्रांति हुई उस पर प्रश्न रहते हैं, हरित क्रांति, इस पर चर्चा करते हैं। फिर जो विभिन्न आयाम है कृषि के, जो प्रजातियां हैं इनकी, जो फसलों की या उनसे होने वाले रोग हैं या उनके जलवायु दशा है, उन सब पर चर्चा होगी। विभिन्न कारकों पर, तो हम सबसे पहले
फसल से पहले हम हरित क्रांति और भारत की कृषि के बारे में कुछ बताएंगे, उस पर प्रश्न बनते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, प्रश्न बहुत रहता है भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, प्रश्न रहता है, बहुत एग्जामों में रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन, एग्रो क्लाइमेट जोन, क्योंकि भारत की जलवायु अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, तो इसलिए कृषि को जलवायु के आधार पर बांटा गया है। कितने प्रकार में? 15 क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। फिर भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो, इसको कह सकते हैं एग्रो इकोलॉजी जोन कितने हैं? ये 20 हैं। उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हम लोग देते तो उत्तर प्रदेश के भी प्रश्न रख देते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। कितने हैं? 9। तो इनकी संख्या ऐसे रख देते हैं, जैसे पूछा गया था अभी प्रश्न हाल ही की परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में, कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं 15, 20, 9, 8, तो 20। तो इस प्रकार प्रश्न। अब एक शब्द मिश्रित खेती आता है, मिश्रित खेती टर्म, कौन सी खेती? मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, ये टर्म पूछा जाता है। मिश्रित खेती क्या है? जब हम विभिन्न फसलों के साथ विभिन्न फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, अब बहुत लोग खेती में कम अपना जीविकोपार्जन कर पाते हैं, उसके साथ पशुपालन में वो अधिक परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। भैंस वगैरह को रख रहे हैं, इससे दूध का व्यापार हो जाता है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन, इसके साथ जो भी या बकरी पालन है, भेड़ पालन है, उनसे निकाली जाती है। तो इसके बाद पशुधन जो मिलता है वो मिश्रित खेती है। कहने वाले को ऑप्शन में मिलता है ये, तो यही ऑप्शन टिक लगाएंगे। फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन करना ही मिश्रित खेती है। इस पर सरकार काफी जोर दे रही है। जो भी इससे पहले सरकारें थी उन्होंने भी मिश्रित खेती पर फोकस किया था। अब इसके बाद क्या रहता है, इसमें से ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास, ये किताब एक बार पूछी गई है कि क्यों भारतीय कृषि संबंधित है, तो इस किताब को किसने लिखा है? एम एस रंधावा ने, एम एस रंधावा ने। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस संबंधित। एक ये भी प्रश्न इससे रहता है कृषि से, इस इतिहास से संबंधित, कि जो स्टार्टिंग में जब कृषि 1950 के बाद भारत में कृषि का विकास पे ध्यान दिया गया तो एक विश्वविद्यालय की जरूरत पड़ी। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया। पंतनगर में स्थापित किया गया। उसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गोविंद वल्लभ
पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। प्रश्न आता है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो यदि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय नहीं मिलता है तो ऑप्शन यही करते हैं, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थित है पूछा जाता है, गोविंद वल्लभ पंतनगर में है। ये पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में है, यूके में। तो इस प्रकार से प्रश्न रख देते हैं। अब जो है इसके बाद हम चलते हैं फसल चक्र पे, क्या कैसे क्या फसल है। उससे फसल से पढ़ने से पहले थोड़ा हम हरित क्रांति को पढ़ते हैं, हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति, इससे प्रश्न जरूर रखने की संभावनाएं बनती हैं, रखे भी गए हैं, रखे जाने की संभावना भी रहती है। हरित क्रांति कहीं ना कहीं ये खाद्यान्न फसल के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति ये क्या है? हरित क्रांति में देखते हैं, ये भारत में तो 1966-67 के समय स्टार्ट होती है हरित क्रांति। इसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन है इसके जनक हैं, इसके जनक भारत में इसके जनक हैं। ये भारत में इसके जनक ये हैं। विश्व स्तर पर कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन व्यक्ति थे। मेन तो मैक्सिको के थे, लेकिन वो मैक्सिको अमेरिका नहीं माना जाता है। तो ये बात है, हरित क्रांति क्या थी? भारत जब आजाद हुआ तो भारत में भूखमरी, अकाल जैसी स्थिति छा गई, क्योंकि कोई सॉलिड प्री प्लान था नहीं कि आजादी के बाद कैसे क्या खाद्यान्न फसल होगी, कैसे क्या फसल चक्र होगा, क्या होगा। तो उस समय स्थिति यह हुई, 12 मिलियन टन से भी आज, जो कि पता नहीं 100 से ऊपर मिलियन टन से गेहूं होता है, काफी 200, 250, 300 ऐसे हो जाता है, लेकिन 12 मिलियन टन से गेहूं की पैदावार थी। जनसंख्या उस समय भी बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति अकाल की आती है 1950 के दशक में। फिर ऐसी स्थिति आने के लिए एक निराकरण सोचा जाता है कि क्यों न भारत की जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ाई जाए। तो MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने क्या किया, जो उच्च क्वालिटी का बीज, जो कि मैक्सिकन बीज था गेहूं का, उसको भारत लाए और भारत में क्या किया, हरित क्रांति चलाई। जिससे हरित क्रांति में क्या हुआ, गेहूं की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया गया, गेहूं की पैदावार बढ़ाई गई, गेहूं की पैदावार बढ़ाई गई, पैदावार बढ़ी, गेहूं की पैदावार बढ़ी। इन्होंने हरित क्रांति में कई चीजों को ध्यान में रखा। पहले तो सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया कि सिंचाई बढ़िया होगी। फिर उर्वरक पर भी ध्यान दिया गया, काफी उर्वरक मात्रा में यूज किया गया। फिर उच्च क्वालिटी का बीज था वो हुआ। फिर गांव में पक्की सड़कें बनी, विद्युतीकरण भी हुआ जिससे सिंचाई अच्छी हो सके, और पक्की सड़कें बनी जिससे कि बाजार की मंडियों तक ये जो है गेहूं में फसल है पहुंच सके, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस प्रकार कई कारक थे हरित क्रांति के, ये तो उपयोगी साबित हुआ। कुछ इसकी जो है साइड इफेक्ट निकले, क्योंकि सिंचाई का अत्यधिक उपयोग किया गया, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किया गया, तो कहीं न कहीं पारिस्थितिकी तंत्र पर भारत के असर जरूर पड़ा। यह इसकी एक असफलता ये भी कहीं ना कहीं एक रहती है कि ये जो भारत के पूरे क्षेत्रफल में नहीं चल पाती हरित क्रांति, एक छोटे से क्षेत्रफल में सिमट जाती है। लगभग देखा जाए पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में ज्यादा रहती है। तो आज भी इस जगह पे जो है गेहूं की पैदावार अन्य की अपेक्षा अधिक है। तो ये हरित क्रांति में प्रश्न आता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे, समय क्या था इसका, विश्व स्तर पे जनक कौन थे, और एक ये भी प्रश्न आया है, इनमें एक प्रश्न आया है नोबेल पुरस्कार इसमें से कौन सा वैज्ञानिक पाया है कृषि से संबंधित, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको, अर्नेस्ट बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार। और साथ में भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत विभूषण। भारत का विभूषण पुरस्कार, विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। दो पुरस्कार इनको, एक तो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हालांकि मिले कई सारे अमेरिका के हैं, लेकिन ये एक नोबेल पुरस्कार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। और हरित क्रांति में कुछ चीजें, जैसे कौन से प्रजाति के मैक्सिकन गेहूं जो है भारत में काफी पैदावार इन्हीं की बढ़ती है कि इसी उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया जाता है, मैक्सिकन गेहूं। अब हम गेहूं में कुछ चीजें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो हरित क्रांति से यही है, हरित क्रांति के फायदा क्या था, किन कारकों पे था? एक तो सिंचाई, कैसे हरित क्रांति को मतलब बढ़ाया गया, सिंचाई अच्छी की गई, उर्वरक का अच्छा उपयोग किया गया, फिर विद्युतीकरण हुआ, विद्युतीकरण से मतलब सिंचाई वगैरह सुलभ हुई, विद्युतीकरण, पक्की सड़कें, ये क्या था? हरित और उन्नत किस्म के बीज, हरित क्रांति, ये हरित क्रांति की क्या है की सफलता के कारण, हरित क्रांति की सफलता के कारण इसी कारण हरित क्रांति सफल रही। ठीक, इसकी विफलता देखी जाए तो एक छोटे क्षेत्र में सीमित रही है, सामाजिक रूप से असमानता भी रही। जिसके पास ये सब संसाधन थे जहां पे, तो वहां हरित क्रांति फलीभूत हुई, जहां पे नहीं थे वहां हरित क्रांति सिकुड़ के रह गई, सिमट के। तो लगभग 40% हिस्से को कवर कर पाई थी, लेकिन 60% हिस्सा बाकी रह गया था इससे। फिर दूसरा चरण हरित क्रांति का आता है, वह 1983-84 में आता है। ये पहली हरित क्रांति, यही पूछी जाती है मुख्य रूप से। प्रश्न यही रहता है, हरित क्रांति में किस फसल को सबसे अधिक फायदा मिला? गेहूं तथा मोटे अनाज। गेहूं होता तो फर्स्ट वही, सेकंड पे मोटे अनाज। अब उसके बाद हम देखते हैं फसल पे। हरित क्रांति के साथ साथ कई भारत में रिफॉर्म किए गए उस समय। 7वें-8वें दशक में कई सारे रिफॉर्म हुए कि कृषि को कैसे प्रमोट किया जाए। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना हुई, कैसे किसानों को लोन मिल सके, कैसे उन तक सारी योजनाएं सरकार की पहुंचाई जा सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना यहाँ तक बैंकिंग में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज इसमें क्या, ये किसकी समिति में पूछा जाता है? नरसिंहन समिति, नरसिंह समिति। ठीक, ये इस पे रहती है। और फिर सबसे फेमस, कई बार पूछा जा चुका है, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड बैंक है सबसे बड़ी जो बैंक ग्रामीण विकास के लिए होती है, राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक। इसकी सिफारिश किसकी समिति की सिफारिश पे बनी थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तब अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कृषि से संबंधित जो कि पुरानी बातें थी। कृषि में जो 70 और 80 के दशक में चीजें हुई थी उनके बारे में चर्चा की। अब जो है फसल पर चलते हैं। मेन जो कृषि है वो फसल से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसी का, कृषि का मूल आधार फसल ही है। फसल नहीं होगा तो कृषि का कोई आधार ही नहीं है। तो फसल भारत में ऋतुओं के आधार पर फसल को बांटा गया है। भारत में जानते होंगे कि रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, बचपन से आप लोग सुनते भी आ रहे होंगे। तो रबी की फसल मुख्यतः तीन प्रकार से हैं। एक तो रबी की फसल, खरीफ
जब आप देखते हैं गांव वगैरह जाते हैं ठंडक में, तो उस समय गेहूं की मतलब खेती शुरू होती है। गेहूं के छोटे छोटे पौधे जो हैं उसमें दिखते हैं, तो ठंडक में हल्का पाला भी गिर रहा होता है, वो समय होता है, ओस भी गिरती है, तो वो कौन सी फसल होती है? तो रबी की फसल। अब रबी की फसल में क्या होता है? ठंडक में तो ये बोई जाती है, ये ठंडक में बो दी गई। फिर उसके बाद ठंडक मतलब अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ है। मानसून सितंबर तक गया, उसके बाद मानसून के बाद वर्षा समाप्त होती है, फिर ठंड शुरू होती है अक्टूबर से, उसी में ये रबी की फसल बोई जाती है। फिर उसके बाद जो होता है कटाई, इसकी कब होती है? कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। बस ठंडक जाती है, इसकी कटाई का सीजन आ जाता है। जब कटाई करते हैं किसी भी फसल की, तो उसको संग्रहण उस फसल को करते हैं कटाई करने के बाद। तो जो संग्रहण करने के लिए कटाई के समय नमी जो कितनी होनी चाहिए? कटाई के समय जो 14% आर्द्रता होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आया है कि कटाई के समय फसल में नमी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 14%, तभी हम फसल को ज्यादा दिन तक संरक्षित रख सकते हैं, संग्रहण उसका रख सकते हैं। अब कौन सी फसल के बारे में प्रारंभ होती है? अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ये रबी की फसल। रबी की फसल में कौन है? गेहूं है, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। प्रश्न बहुत आता है, ऐसे देते हैं इनमें से, ये कई बार यूपी ट्रिपल से एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक पीसीएस के एग्जाम में बड़ी परीक्षाओं में पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जैसे रबी की फसल नहीं है, ऑप्शन देगा सरसों, चना, मसूर, कपास। तो ये तुमको पता है कि ये तीन जो है रबी की फसल है, ये कपास नहीं है, तो लगाएंगे। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, या पूछता है कपास किसकी फसल? रबी की, खरीफ की, जायद की? कोई नहीं है, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो इसीलिए एक एक फसल को, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, ये कुछ प्रमुख फसलों को याद रखिए। फिर खरीफ की फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसल में कौन आएगा? इसमें मुख्यतः मोटे अनाज आते हैं, इसमें मुख्यतः कौन से आते हैं? मोटे अनाज। जैसे पहले तो इसमें धान या चावल, कह दें, चावल। फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कपास बहुत पूछा जा चुका है, ये खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। फिर कपास और सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, ये सब जो किसमें आती हैं? कौन सी है फसल? ये फसल खरीफ में आती है। अब खरीफ फसल का क्या समय रहता है? जब गांव वगैरह जाइए तब देखते हैं कि जब बारिश होती है, यही जून का समय चल रहा है, इसमें क्या है? धान की रोपाई हो रही है, धान के छोटे छोटे पौधे दिखेंगे। तो बारिश मतलब मानसून के जब प्रारंभ होता है, मानसून आता है, वर्षा ऋतु आती है, तब इसकी रोपाई होती है, मतलब कि प्रारंभ होती है। ये इसकी खेती प्रारंभ कब होती है? प्रारंभ हुई खरीफ फसल, प्रारंभ का समय कब होती है? जून जुलाई में, इसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर, या अक्टूबर नवंबर कहने, अक्टूबर नवंबर, इधर इसकी कटाई होती है। ये कटाई का समय, ये प्रारंभ हुई खेती इसकी, प्रारंभ में। अब जायद फसल क्या है? इस पे भी प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? रबी की फसल दे देगा, जौ, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन खरीफ में आती है। इस प्रकार प्रश्न होते हैं। अब जायद में या लिख देगा 4, पहला कपास, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 1 2 3, 2 3 1, 4 1 3। जो यदि आपको ये क्लियर पता है तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं।
फिर जायद में, ये मार्च अप्रैल में बोते हैं, मार्च अप्रैल में बुआई, अप्रैल में बुआई बुआई है। फिर क्या, सितंबर अक्टूबर में इनको काट लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। धान एक ऐसी फसल है जिसकी केवल रोपाई होती है। कभी को पता है इसमें से किस फसल की रोपाई होती है? गेहूं, धान, चना, जौ। तो धान में ही केवल रोपाई होती है, रोपाई। अब देखते हैं इसके बाद कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी प्रजाति से, उनके स्थान से, उनमें लगने वाले रोग से संबंधित प्रश्न, या उनके जलवायु कारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न। जैसे भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, यदि आता है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है तो इसमें चावल होगा, गेहूं होगा, ज्वार, बाजरा, सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल चावल रहती है भारत की। अब चावल की क्या जलवायु दशाएं हैं, क्या कहाँ कहाँ चावल पाया जाता है, फिर चावल की कौन सी प्रजातियां मुख्य हैं, पूछी भी गई जो प्रश्न में भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, या चावल में कौन सा रोग लगता है। तो इस प्रकार प्रश्न, या उसी में ऐसे गेहूं में ऐसे कुछ विशेष जो मतलब फसलें हैं उन पे हम ऐसे चर्चा करते हैं जो प्रश्न पूछे जिन पर गए हैं। चावल से पहले गेहूं पे बात करते हैं। गेहूं हमने बताया अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई होती है, मतलब शुरुआत होती है गेहूं की खेती की। तो अक्टूबर नवंबर में कैसा मौसम होता है? ठंड होती है। लगभग तापमान कितना होता है? 10 डिग्री से 10-12 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गेहूं के लिए भी यही तापमान रहेगा। उस समय क्या बारिश होती है? बारिश तो जा चुकी होती है, तो बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, समझ लें 50 सेंटीमीटर लगभग